नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और सम्माननीय मेरे साथियों। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने आया हूं और वो टॉपिक है हायर एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ। खास बात यह है कि हम सब जानते हैं कि भारत के भविष्य का निर्माण कक्षाओं में होता है, परंतु आज का युग टेक्नोलॉजी का है और ज़्यादातर लोग स्क्रीन पर लगे हुए हैं। हम इसको पार कर चुके हैं आज के युग के अंदर, एआई के ज़माने में, और हाइपर रियलिटी की जिंदगी जी रहे हैं। अति यथार्थता के अंदर जो है नहीं वो दिखाया जाता है, और जब है नहीं उसे दिखाया जाता है और उसे देखकर आदमी खुश हो रहा होता है, तो जहन में एक विचार जरूर आता है कि क्या एजुकेशन सिस्टम और व्यवस्थाओं में भी सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। और ऐसा ही सुधार का एक बिल अगले महीने दिसंबर के अंदर पार्लियामेंट के अंदर शीतकालीन सत्र में रखा जाएगा और वो पास हो जाएगा। पास क्यों हो जाएगा इस पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आप सब जानकार हैं। परंतु जब ये बिल पास हो जाएगा तब हायर एजुकेशन में बहुत बड़ा एक चेंज आ जाएगा, और वो चेंज ये होगा जिसे आप यूजीसी कह रहे थे वो केवल कागजों में रह जाएगी। जिसे आजकल योजना आयोग की दृष्टि से देखा जाता है, वैसे आप यूजीसी को देखने लग जाएंगे, और उसके स्थान पर विद्यार्थियों एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन कर दिया जाएगा, और वो कमीशन हायर एजुकेशन की दशा और दिशा को तय करेगा। पर रियलिटी है, और मेरी सोच यह है कि आप रियलिटी पर बात नहीं करें तो बात सही नहीं है। मैंने कई बार देखता हूं कि बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से संगठन विरोध करते हैं, मगर इस मामले में संगठन बहुत कम बोल रहे हैं। हायर एजुकेशन के जो संगठन है वो तो बोलना ही नहीं चाहते। वो ये कह रहे हैं कि भारत का विकास हो रहा है, कई कह रहे हैं निर्माण हो रहा है, और जो लोग वास्तव में इससे बाहर हैं वो लोग तो इस पर बात ही करना नहीं चाहते। वो तो ये सोच रहे हैं कि ठीक है, हमारा काम नहीं है, 5 साल बाद जब मौका आएगा तब हम इस पर बात करेंगे। जबकि प्रत्येक हायर एजुकेशन से जुड़े हुए व्यक्ति का यह फर्ज है कि इस पर डिस्कस तो कर ही सकता है। कानून पार्लियामेंट में बनता है, उसमें कोई शक नहीं है, और पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी वो हमारे देश के अंदर सर्वोच्च होगा, सीधी सी बात है। कॉन्स्टिट्यूशन की प्रक्रिया के अधीन रहते हुए हम उस पर काम करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यह बिल जो आ रहा है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे 2018 में तैयार किया गया था, उसके बाद पब्लिक के व्यू वगैरह जानने के लिए डाल दिया गया था, और अभी जो है ये पार्लियामेंट में पेश होगा। ऐसा इस बिल में क्या है, ये एक सामान्य व्यक्ति को समझना बहुत जरूरी है, मेरा ये मानना है। और मैं जो आज बात करूंगा वो सामान्य आदमी के दृष्टि से बात करूंगा, ना कि आप ये समझिए कि कोई पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर की तरह बात मैं नहीं करूंगा आपसे। मैं ये बात करूंगा कि भाई ये क्या चीज है। जनरली आपको पता हो तो स्वतंत्रता के बाद पहली बार राधाकृष्णन कमीशन बनाया गया था 1948। उच्च शिक्षा की यदि अपन स्थिति देखें तो विद्यार्थियों, स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले जो स्थिति आई वो राधाकृष्णन कमीशन की आई। राधाकृष्णन साहब को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे, राष्ट्रपति रहे, ये बात तो अलग है, क्योंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रहना और यहां एजुकेशन से कोई ज्यादा उससे मतलब नहीं है। मगर ये ऑक्सफोर्ड के अंदर पढ़ाने वाले व्यक्ति रहे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर विद्यार्थियों ये बीसी रहे, और खास बात इनकी ये थी कि ये नव्य वेदांती विचारक है और भारतीय वेदांत ज्ञान को ये बहुत अच्छी तरीके से जानते भी थे, और अच्छी पकड़ थी, इसमें कोई शक नहीं था। इसलिए डॉक्टर राधाकृष्णन को यह काम दिया गया कि भाई हायर एजुकेशन के अंदर हम क्या करें, कैसे हम हिंदुस्तान के भविष्य के मस्तिष्क को आकार दें कि वो आकार हिंदुस्तान के लिए काम करेगा। और मेरा यह मानना है कि 1948 में इस कमीशन ने जो सहस्तुति 1949 में की वो हमारे हायर एजुकेशन का बेस बना, और उसी विचारों के आधार पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनाया गया।
जिसे आप यूजीसी कहते हैं। इस कमीशन के अंदर मैं आपको बड़ा सिंपल बात बताना चाहता हूं विद्यार्थियों की, कुछ ऐसे लोग थे, क्योंकि बैकग्राउंड नहीं पता है ना किसी चीज का, यदि वो क्या थे तो पता नहीं चलेगा। एक थे विद्यार्थियों एसएस भटनागर साहब, सीएसआईआर के पहले संस्थापक और महानिर्देशक रहे, बहुत बड़े केमिस्ट हैं हिंदुस्तान के एसएस भटनागर। जाकिर हुसैन साहब आप अच्छी तरीके से जानते हैं, एजुकेशन में अच्छी पकड़ रखने वाले और बुनियादी शिक्षा पर काम किया था जिन्होंने स्वतंत्रता से पहले। डॉक्टर ताराचंद इतिहास के विद्यार्थी जानते होंगे, इतिहास और शिक्षा के बहुत बड़े विशेषज्ञ और भारतीय समाजशास्त्र के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। लक्ष्मण स्वामी मुदालियर करके थे जो एक चिकित्सक थे और उसके बाद में प्रशासक के रूप में भी काम किया, और खास बात यह थी कि मद्रास यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने वीसी के रूप में काम किया। और एक नंद किशोर सिद्धांत साहब थे जो भाषा साहित्य के बहुत बड़े विद्वान थे। मेरा कहने का मतलब यह है, उच्च शिक्षा को लेकर जो यह कमीशन बिठाया गया था, इसके अंदर इतिहास का, विज्ञान का, साहित्य का, प्रशासन का, शिक्षा का, दर्शन का बहुत अच्छी तरीके से विशेषज्ञों का ध्यान रखा गया। और इसी कमीशन ने सहस्तुति जो की वो बहुत महत्वपूर्ण थी भारत के भविष्य के लिए। इसी सहस्तुतियों के आधार पर यूजीसी बना। ये जो कमीशन आयोग ने कहा, इस आयोग के कहने पर विद्यार्थियों यूजीसी अस्तित्व में आया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अस्तित्व में आया। महीने भर पढ़ लो, बाद में यह कमीशन काम नहीं करेगा। एक कानूनी निकाय था, कानून बनाकर पास किया गया, 1956 में बना। काम यह था कि भाई जो जनरली हायर एजुकेशन को लेकर खासतौर से मान्यता देना, उनके संबंधता तय करना, परामर्श से रिलेटेड पात्रता के लिए एग्जाम कराना, जो यूजीसी नेट एग्जाम करवाती है आपको पता है, अवैध संस्थाओं की पहचान करना, उसकी लिस्ट देना, यह काम ये करती थी। एजुकेशन को लेकर भी बहुत सारे बिल बने, आपको पता आयोग बने, जिसमें माध्यमिक शिक्षा आयोग था, पता है हमारे कोठारी कमीशन बना था। उसके बाद विद्यार्थियों हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई 1986 की, बहुत अच्छी पॉलिसी थी, हम किसी की आलोचना करने की बात नहीं है, मगर कुछ चीजों में जरूर उसमें द्वंद्व था। वो था 86 की और 66 की जो पॉलिसी थी, उसके अंदर कुछ ऐसी नीतियों को अपनाई गई थी, वो वास्तव में तुष्टिकरणीय थी। उसमें मतलब मैं उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, और ना कभी मौका आएगा तो बात करेंगे। 21वीं सदी में आते आते हमारे दिमाग में आया कि भाई एजुकेशन में सुधार को लेकर हमें कुछ करना चाहिए, और हायर एजुकेशन को लेकर हमने खासतौर से एक कमीशन बनाया जिसका नाम था राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। आपने नाम सुना होगा बहुत अच्छी तरीके से, और ध्यान रखना भी है। ये जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग बना था, सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में बना था। आपको जानकारी हो तो 2005 में ये गठित हुआ था, और 2009 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। ऐसे 2006 में इसने काम शुरू किया था, आपको जानकारी है, 2009 में इसकी रिपोर्ट आई थी। NKC बोलते हैं, नेशनल नॉलेज कमीशन बोला जाता है। सैम पित्रोदा साहब के साथ इसमें अशोक गांगुली थे, बालाराम थे, पी बालाराम कहते हैं, जयंती घोष करके एक थे, नंदन नीलेकणी जैसे महान खासतौर से टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए व्यक्ति, सुजाता रामदेसाई थे, अमिताभ माले थे। ऐसे कुछ लोग थे जो इसके अंदर एक्सपर्ट थे, और मैं उन पर डिस्कस इसलिए नहीं करना चाहता कि मुझे पता वहां जाऊंगा तो मामला गड़बड़। देखिएगा, इसके बाद एक हायर एजुकेशन को सुधार को लेकर एक कमेटी गठित की। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के ही चेयरपर्सन रहे हुए व्यक्ति थे यशपाल साहब। आपको नाम सुना होगा, यशपाल समिति जिसको बोलते हैं। यशपाल समिति का गठन किया गया। इस कमेटी का मूल उद्देश्य यह था, 2006 से ये मेरे ख्याल से 2010 में इसकी रिपोर्ट आई थी, 20 सदस्य थे इसमें। इस कमीशन की एक खास बात थी कि इस पर सरकार ने टर्म ऑफ रेफरेंस जारी किए, TOR जारी की थी कि भाई आपको इस बातों का ध्यान में रखना है, और इसी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। इस कमीशन ने एक बात कही कि भाई यूजीसी को लेकर जो हमारे अलग अलग निकाय बनाए रखे हैं, एक्सपर्ट निकाय, जो विशेषज्ञ निकाय बना रखे हैं, उनको हमें नहीं रख के एक करना चाहिए, और एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए कि हायर एजुकेशन में समरूपता की स्थिति आए देश के अंदर, और स्वायत्तता ज्यादा से ज्यादा बढ़े। यह उदारीकरण का प्रभाव था, और यशपाल समिति पर क्लियर दिख रहा था। उसके बाद सरकार ने एक कमेटी और बनाई, और
उस कमेटी को काम दिया गया जिसको TSR सुब्रमण्यम समिति कहते हैं, आपको पता होगा, के कस्तूरीरंगन समिति भी कहते हैं, जिन्होंने, आपको जानकारी हो तो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आप बोलते हैं, ये बनाई थी 2016 में। ये समिति बनी थी, नई शिक्षा नीति को लेकर एक समिति बनी, और इस समिति के अध्यक्ष जो थे, विद्यार्थियों ध्यान रखना है, के कस्तूरीरंगन साहब थे। ऐसे TSR सुब्रमण्यम इससे पहले थे, जिन्होंने प्रारंभिक जो ढांचा तैयार किया था, खाका तैयार किया था, वो TRS सुब्रमण्यम साहब ने किया था, जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे, भारत सरकार के पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी थे, और उसके बाद इन्हें काम दिया गया था। जितने भी कमीशन बने, मेरा कहने का मतलब यह है, इन कमीशनों की सहस्तुति में एक बात जरूर थी कि हायर एजुकेशन को स्वायत्तता दी जानी चाहिए, और इसके ऊपर कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे फॉरेन के लोग भी यहां कर सके, प्रोफेसर बन सके, और जो अलग अलग मानक इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, एक्रीडेशन का काम करते हैं, नेक वगैरह जिसको आप कहते हैं, और कुछ जैसे मेडिकल को लेकर, वेटरनरी काउंसिल को लेकर, नर्सिंग को लेकर, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जैसे बने हुए हैं ना, आपको पता है, ऐसे 14 से ऊपर निकाय जो अलग अलग मान्यताएं देते हैं। लॉ कॉलेज को लेना है तो आपको BCI से लेना पड़ेगा, मेडिकल कॉलेज को MCI से लेना पड़ेगा, वेटरनरी कॉलेज है VCI से लेना पड़ेगा, है ना। वैसे वो मानक स्टैंड अलग अलग हैं उनके। तो इन्होंने कहा कि हमें एक करना चाहिए कुछ चीजें, जैसे टीचर एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग जो B.Ed कॉलेज को देता है मान्यता, उन सबको हमें मिलाकर एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए, ऐसा कमीशन बनाना चाहिए जो पूरे देश में एक तरीके से काम करे, और इस पर खासतौर से 6% एजुकेशन पर खर्च होना चाहिए। GDP का 6% आज तक खर्च नहीं हुआ, और मैं आपको बता देता हूं, जिस दिन GDP का 6% एजुकेशन पर खर्च होने लग गया, उस दिन विद्यार्थियों हिंदुस्तान एजुकेशन का हब बन जाएगा, विश्व गुरु बन जाएगा। होगा नहीं, क्यों? क्योंकि कौन करने देता है एजुकेशन पर 6%? आज भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं 1.7% से कम पैसा खर्च होता है, और हायर एजुकेशन जो बहुत महत्वपूर्ण है उस पर तो 0.7% के आसपास होता है। और बात जो आयोग करते हैं वो भले ही कितना भी आपको अच्छी तरीके से पता है, जब 1986 में पॉलिसी बनी उसमें भी ये बात थी, लर्निंग आउटकम बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने यह भी कहा कि हमारा जो एग्रेडेशन सिस्टम है वो मजबूत होना चाहिए, शोध पर हमें जोर देना चाहिए। आज आप जानते हैं हिंदुस्तान में क्या होता है, शोध कैसे होता है, PhD कैसे मिलती है, कहने की जरूरत नहीं। पर मैं कहना यह चाह रहा हूं, ये जितनी भी कमेटियां बनी थी, इस कमेटियों के बाद में सरकार ने जरूर सुधार किया। जैसे IIM अधिनियम 2017 में लाए, विश्वविद्यालय और कॉलेज की स्वायत्तता को लेकर गवर्नमेंट ने विनियम जारी किए। इसके साथ में कुछ प्रतिष्ठित जो संस्थान हैं, खासतौर से मेरे ख्याल 5 या 6 संस्थान है, जिसने सरकार ने एक ऑर्डर जारी करके कहा कि यहां विदेशी छात्र प्रवेश ले सकते हैं, और फिर सरकार ने एक बिल लाई। यह बिल जो काम करेगा, ये हिंदुस्तान के, आपको जानकारी के लिए बता दूं विद्यार्थियों, 48 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, 394 स्टेट यूनिवर्सिटीज, 325 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, और इसके साथ विद्यार्थियों 125 सम विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान जो है, इस पर यह लागू नहीं होगा, 91 है। ये जो अधिनियम जो आ रहा है दिसंबर में, ये राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं पर लागू नहीं होगा, जो 91 है। और मैं आपको बताऊं, लगभग 39,000 से ऊपर प्लस सरकारी कॉलेज हैं, उन पर यह पूरा का पूरा सिस्टम लागू होगा। अब आपके जहन में आ रहा है कि साहब ये, अब तो ये बताइए कि ऐसा इसमें है क्या जो आप इसको कह रहे हैं कि ये अलग होगा। और मैं कह रहा हूं कि हायर एजुकेशन के लोगों को कुछ समझ में आना चाहिए। मेरे ख्याल से यदि आप नहीं है, तो यदि समझ में नहीं आता तो मैं आपको क्लियर कहता हूं कि आप प्लासी के युद्ध के मैदान से बाहर खड़े वो लोग हैं जो केवल ताली बजा रहे हैं, और उसके बाद आपको भुगतान करने के लिए तैयार होना चाहिए। ये मैं आज कह रहा हूं, और ये आपके सामने जो आएगा वो 2 साल बाद रिजल्ट आएगा। 2 साल पहले मैं ये बात आपको बता रहा हूं। अब हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, ये बिल क्या है? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया
जो यूजीसी को खत्म कर देगा, है ना। इससे एक खास बात यह है कि यूजीसी जो है रिपील हो जाएगी, है ना। इससे क्या होगा, यूजीसी रिपील हो जाएगी। बिल 2018 में इसलिए लिख रहा हूं कि 18 में यह बिल लाया गया था, पहली बार बिल उस समय आया था, और उसके बाद में ये इस पर चर्चा होती रही, करते रहे, और काम कुछ हुआ नहीं, वो बात अलग है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का मतलब क्या है, तो मैं आपसे क्लियर कह चुका हूं, कॉलेजेज, यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट, गवर्नमेंट, सब पर यह लागू होगा पूरी तरीके से। केवल राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं को छोड़कर बाकी सभी पर यह लागू होगा। इससे दूसरा प्रभाव यह है कि रिपील हो जाएगा यूजीसी खत्म हो जाएगा, और यूजीसी के स्थान पर एक कमीशन बनेगा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। यह बहुत स्पेशल बात है, बहुत स्पेशल बात है। यह कौन करेगा? आप कहेंगे साहब ये बिल पार्लियामेंट में क्यों आया, एजुकेशन तो समवर्ती सूची का। मैं आपको बहुत अच्छे से बता देना चाहता हूं विद्यार्थियों कि हायर एजुकेशन के अंदर खास तौर से अनुसंधान, वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं के मानकों का निर्धारण और उसका समन्वय जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा संघीय सूची के अंदर दिया हुआ सब्जेक्ट है। क्लियर बात है। ये अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी संस्थान, ये सीधी सी बात है, टेक्निकली इसके अंदर आ जाएंगे, वो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट इसके अंदर आ जाएंगे। अब इसका उद्देश्य यह है कि भाई ये जो समान गुणवत्ता लाने के लिए, उन संस्थाओं पर निगरानी रखने के लिए क्या होना चाहिए, हायर एजुकेशन संस्था। तो उन्होंने कहा एक कमीशन होगा। अभी तक कौन कर रहा था जो काम, यूजीसी। तो ये कह रहा है कि जो यूजीसी काम कर रही थी, वो यूजीसी के काम किसमें चले जाएंगे, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया में चले जाएंगे। ये पूरे देश के अंदर समान रूप से एकेडमिक मानक तय करेगी, और यह तय करेगी कि भाई किन को मान्यता मिलनी चाहिए, किन्हें मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। कोई मानक पूरे नहीं कर रहा है और यदि नजरअंदाज कर रहा है तो उनको 3 साल तक की सजा हो सकती है। दंड के बड़े कठोर प्रावधान है इसके अंदर, बहुत स्पेशल बात है। हर बिल को नेगेटिव दृष्टि से देखना जरूरी नहीं है, कई चीजें अच्छी है तो कई हो सकता है, आपकी बात है, हो सकता है वो हमारे से भी आगे की सोच वाले लोगों ने बनाया है, ये बात ठीक है, मगर हमें सोचना जरूर चाहिए कि है क्या। ये जो आयोग बनेगा बेटा, ये कमीशन बनेगा, ये कैसे बनेगा पहले ये समझ लेते हैं, आपको पता चल जाएगा। इसमें एक अध्यक्ष होगा, बहुत अच्छे से ये समझना, एक उपाध्यक्ष होगा, और इसके साथ इसमें 12 सदस्य होंगे। क्लियर बात है। कौन होगा? जो लोग, ये अध्यक्ष वो होगा जो 10 साल तक प्रोफेसर रहने का अनुभव रखता है, 10 ईयर तक जो प्रोफेसर रह चुका है, और इसके साथ हायर एजुकेशन में उत्कृष्ट योगदान है, उसकी नेतृत्व क्षमता है, ऐसे व्यक्ति को सरकार नियुक्त करेगी, यूनियन गवर्नमेंट। ये नियुक्ति कौन करेगी? ये कमीशन कौन बनाएगा? ये कमीशन बनाएगी केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, सही शब्द नहीं है, भारत यूनियन है, इसलिए मैं यूनियन बोल देता हूं ना, मेरी आदत पड़ चुकी है, इसलिए बाकी आपको बने केंद्र सरकार बोल देना, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये बनेगा। उपाध्यक्ष भी यही योग्यता होगी, मगर ये दोनों ही पद जो हैं ये पूर्णकालिक होंगे। पूर्णकालिक का मतलब यह है इनका कार्यकाल फिक्स होगा 5 वर्ष। कितना है? ये जो नियुक्ति होगी ये 5 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो, मैक्सिमम 5 ईयर, और यदि 70 वर्ष पहले हो जाते हैं तो फिर वो 70 साल में जाने हैं। ये 12 सदस्य कौन होंगे? मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आपको ये पता चल जाए कि ये सिस्टम में है क्या। इन्होंने कहा कि इसके अंदर 3 तो सेक्रेटरी होंगे, 3 सचिव होंगे। कौन सचिव होंगे भाई? एक सचिव तो इसके अंदर जो होगा कैबिनेट का सेक्रेटरी हो जाएगा, हायर एजुकेशन सेक्रेटरी हो जाएगा, कौशल विकास सचिव हो जाएगा। ये तीनों सचिव इसके अंदर मेंबर के रूप में होंगे, यानी गवर्नमेंट इसके अंदर है। आप समझ रहे हैं तो मेरी बात, गवर्नमेंट इसके अंदर है। दूसरा, अखिल भारतीय तकनीकी परिषद और एनसीटीई जो है, उस दोनों के ही 2 अध्यक्ष, 3 ये, 3 + 2 ये, अखिल भारतीय तकनीकी संस्थान के इसके अंदर मेंबर, वो इसके जो अध्यक्ष हैं वो इसके अंदर होंगे, परिषद के भी अध्यक्ष होंगे, ये इसमें दो वो होंगे। तीसरा, मान्यता प्राप्त जितने भी
ये यूनिवर्सिटीज वगैरह है, उसमें से 2 वीसी आएंगे, 2 वीसी बन जाएंगे। और इसके साथ 2 मान्यता प्राप्त निकायों से आ जाएंगे, 2 वीसी, 2 मान्यता प्राप्त निकायों से मेंबर आ जाएंगे, वो ये काम करेंगे। 2 प्रोफेसर नियुक्त होंगे और एक व्यक्ति अनिल अंबानी होगा, मुकेश अंबानी होगा, यानी उद्योगपति होगा, उद्योग जगत से होगा। मैं ऐसे उद्योग बोल देता हूं, कई बार क्या है अन्यथा मत लेना। 5 और ये कितने हो गए, 6, 12 हो गए। ये 12 मेंबर होंगे। अब इस मेंबर में आपने एक बात देखी है, तो इसमें सरकार के लोग बहुत ज्यादा हैं और सरकार ही नियुक्त कर रही, उसमें कोई बात नहीं, मगर सरकार ही नियुक्त करेगी, सीधी सी बात है। ये कमीशन लीगल है, गवर्नमेंट ही तय करना है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मगर यह इसमें जो प्रोफेसर हैं, जो वीसी हैं, वो पद छोड़ने तक सदस्य रहेगा। मेरा कहने का मतलब ये पूर्णकालिक नहीं है, ये पूर्णकालिक नहीं है। सेक्रेटरी है, जब तक सेक्रेटरी रहेंगे तब तक रहेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? भारतीय तकनीकी परिषद का अध्यक्ष है तब तक रहेगा जब तक अध्यक्ष है। मेरा कहने का मतलब यह है, यह पूर्णकालिक नहीं है। ये 2 पद ही पूर्णकालिक पद हैं, बाकी पूर्णकालिक पद नहीं है। नियुक्त हो गए। अब देखो, इनको सरकार हटा भी सकती है और हटाने का आधार दिवालिया हो सकता है, असक्षमता हो सकती है, अपराध का दोषी हो सकता है, भ्रष्टाचार हो सकता है, सार्वजनिक शिक्षा के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई मतलब आचरण गलत होता है तो भी हटाया जा सकता है। यह बहुत स्पेशल बात है। और मगर एक बहुत नियंत्रण अच्छा लगाया, जब ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे, यहां से चले जाएंगे, तो उसके बाद 2 वर्ष तक किसी भी सरकारी या निजी संस्थान से इसका कोई लेना देना नहीं होगा, उसके साथ ये नहीं जुड़ेंगे। ये सरकार ने क्लियर कर दिया। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि साहब इसका चयन कैसे होगा, तो इसके लिए एक सर्च कमेटी होगी। सरकार ने कहा इसके लिए हम एक कमेटी बनाएंगे जो ये सर्च करेगी कि भाई किस किस को सदस्य बनाया जाए, कैसे बनाया जाए। तो इसमें एक तो हमारे जो कैबिनेट सेक्रेटरी साहब हैं वो इसके अध्यक्ष होंगे सदस्यों के चयन में, और वो सदस्य ही कैबिनेट सेक्रेटरी। दूसरा, हायर एजुकेशन का हमारा जो सेक्रेटरी है वो इसका होगा, और जो स्किल का है यानी कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट के जो सेक्रेटरी साहब हैं ये भी इसके मेंबर होंगे। और इसके साथ 3 शिक्षाविदों को लेंगे, जो सरकार चाहती है उन 3 शिक्षाविदों को लेंगे। और इसी प्रकार ये 6 सदस्य एक समिति बनेगी, और वो सदस्य ये तय करेगी कि भाई इसके मेंबर कौन होंगे, अध्यक्ष कौन होंगे, उपाध्यक्ष कौन होंगे, और इस प्रकार से गवर्नमेंट ये तय करके इनको हायर कमीशन, ऐसे एक कमीशन बना देगी। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। आयोग को अपनी कार्यप्रणाली, बैठक प्रक्रिया स्वयं तय करनी है। इसके लिए नियम निर्धारित करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। क्या काम करेगा ये? क्लियर? जैसा पहले काम कर रही थी यूजीसी, गुणवत्ता को लेकर ये देखेगी कि क्या वास्तव में आज के एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से कैसे काम हो रहा है, शिक्षण को लेकर, परीक्षा अनुसंधान को लेकर, वार्षिक मूल्यांकन करना, नेक वगैरह करती है ना, ये गुणवत्ता को लेकर ये काम करेगा। एग्रीडेशन वगैरह, ये हायर एजुकेशन को लेकर भी क्या क्या करना चाहिए। दूसरा, उनको मान्यता वह स्तर को तय करना, इंस्टीट्यूट के, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को भी कौन से जो हैं उसको मान्यता मिलनी चाहिए, कौन मान्यता नहीं मिलनी। और एक बात खास है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर यह फैक्ट है कि जो भी शिक्षण संस्था हायर एजुकेशन स्थापित करेगा, जो चल रही है, वो 3 साल तक डिग्री दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको 3 साल तक का छूट रहेगी। जो नई खुलने वाली है उनको पहले मान्यता लेनी पड़ेगी, फिर एडमिशन देंगे। अब क्या होता है, मेरा कॉलेज कोई खोल देता है और ढाबा पता ही नहीं है और दुकानें चलती रहती है। बीएड में तो आपने किया, आपको पता ही अच्छी तरीके से कितने कॉलेज में आप बीएड गए हैं, और आपको पता ही है इंस्टीट्यूट्स में, प्राइवेट के इंस्टीट्यूट के लिए अपने को भेजते हैं, कई बार अपन जाते हैं वहां चेक करते हैं तो अपने को वो क्या बताते हैं, और फिर 6 बजे के बाद साल पानी की बोतल से बिक के आते हैं। पता नहीं है सबको, सबको पता ये चीज। बोलना नहीं बोलना अलग बात है, ईमानदारी, बिक जाए जमीन खरीद ले कोई तो बात अलग है, क्योंकि बिकाऊ चीज खरीद ले उसमें कोई ऐतराज नहीं।
ये काम में क्लियर कर दिया इस बार कमीशन ने, इस बिल ने, कि पहले मान्यता लेनी पड़ेगी और यदि कोई मान्यता लेने में असफल रहता है तो बंद, वो नहीं खोल सकता, वो खोल ही नहीं सकता इंस्टीट्यूट। जैसे आपको पता मेडिकल कॉलेज यदि कोई खोलना चाहता तो एमसीआई से पहले मान्यता लेनी पड़ती, वैसे ही वैसे हमारे एकेडमिक कॉलेजों में भी हो जाएगा, वो सब एक हो जाएगी। और यदि कोई व्यक्ति गलत करता है तो उसे 3 वर्ष तक का दंड होगा। हाँ, 3 साल की सजा का प्रावधान है इसमें, 3 साल की सजा का प्रावधान। बहुत बड़ी बात होती है 3 साल की सजा, कोई नॉर्मल बात नहीं है। दूसरा, इनके लिए विद्यार्थियों एक बहुत इंपॉर्टेंट काम और दे दिया गया, ऑटोनॉमी, स्वायत्ता रहेगी। ये बड़ी मतलब अजीबोगरीब स्थिति मेरी ख्याल से पैदा करेगी उनके लिए। प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ये कह रहे हैं कि पाठ्यक्रम की यूनिवर्सिटी को जो स्वतंत्रता होगी, फ्री रेगुलेशंस होंगे, मानक है वगैरह है, शिक्षा है, सुलभ बनाने के लिए सलाह वगैरह ये देने का काम जो है वो अपने देखेंगे। और इसके साथ विद्यार्थियों शोध पर इनका जोर है, और शोध में मतलब यह है कि खासतौर से इस पर जोर दिया जाए कि अनुसंधान कैसे, फंडिंग वगैरह वगैरह ये उनको करना है। अब यहां क्या होगा कि गवर्नमेंट ने एक काम जो इंपॉर्टेंट था, यूजीसी के पास अनुदान का ग्रांट कमीशन था, जय बुला दी। और ग्रांट की यदि जय बोल गई तो मैं हायर एजुकेशन के लोगों को कहना चाहता हूं कि जो आपके कॉलेज में पैसा 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ आता था और जो आप काम करवा रहे थे, एक तो वो बंद हो जाएगा। आप ये मत सोचिए सरकार देगी सरकार कैसे देती है और यूजीसी कैसे देती थी, ये आपको सब पता है। दूसरी बात बहुत स्पेशल मैं आपको बताना चाहता हूं, 7 पे कमीशन, 8th पे कमीशन के बाद में यह भूल जाना कि हमारा यूजीसी पे कमीशन अलग बढ़ता था और वो काम मान्यता देता, स्तुतियां करता था, इस स्केल से हमारे मिलते। आपको सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के स्केल में डाल दिया जाएगा। जो ये एकेडमिक लेवल की बात कर रहे थे ना, ये आप लेवल में आ जाओगे। अभी तक हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स के अंदर काम करने वाले सरकारी प्रोफेसर्स ये सोचते थे कि 4th पे बैंड मिलता है 12 साल में, और हम वो लोग हैं जो 4-4 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, 3-3 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं। अब भूल जाना, मैं जो इशारा कर रहा हूं आप बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। आपको लेवल में सेट होना पड़ेगा, लेवल में। और जब लेवल में आपको सेट कर दिया गया तो आप यह भी समझ लीजिए, जो ये ईगो है ना, जिस पर हम जीते हैं, यही तो है हमारे पास, और है क्या, ईगो ही तो था, ये चला जाएगा, ये हमारा काम नहीं करेगा। मुझे नहीं पता कहां स्केल में सेट होंगे। 8th पे कमीशन पे मैंने पहले बात की है, वहां कोई मिस्टेक नहीं है, मगर यहां आपको अच्छी तरीके से पता है जब ग्रांट कमीशन रहे ही नहीं तो ग्रांट जय हो। अब ग्रांट गवर्नमेंट देगी, गवर्नमेंट कह रही ग्रांट हम देंगे, आप क्या काम कर, आप तो मैंने देखिए ना, गुणवत्ता का देखिए, स्वायत्ता का देखिए, शोध मान्यता, ये लेवल तय करिए। आप ये फाइनेंस में क्यों फंसे पड़े हो? जो मेजर प्रोजेक्ट, माइनर प्रोजेक्ट वगैरह आपको पता ही है, उसकी तो जय पहले ही बोली हुई है, अब ये बोल जाएगी। और आपको बता देता हूं, केवल यूजीसी नहीं, जितने भी और इंस्टीट्यूट्स हैं, जो 14 से ऊपर विशेषज्ञ संस्थान है, अलग अलग काम करती है। वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया में वेटरनरी एक्सपर्ट मान्यता देते हैं कि भाई ये ऐसे काम चले। वो सबके सब इंस्टीट्यूट्स जो हैं, कुछ को छोड़कर, मेरी ख्याल से 2 चीजें तो नहीं छिड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। एक तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बीसीआई जो है, ये इन लोगों का नहीं मानने वाली है, क्योंकि वो पावरफुल है, क्योंकि वो कहीं से ले लेगी, क्योंकि वो कोर्ट के कहीं ना कहीं उसके नियंत्रण में है, न्यायपालिका उसका काम कर जाएगी। और दूसरा, मेरे ख्याल से एमसीआई को इसके अधीन नहीं लाना चाहिए। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यदि इसमें आ गया तो खेल खत्म हो जाएगा, फिर बीएड वाला, एमबीबीएस वाला भी एक जैसा हो जाएगा, और फिर देख लेना आप कि हर आदमी डॉक्टर बन जाए तो ज्यादा अच्छा है कुछ डॉक्टर होने से, ऐसा सोचने लगोगे।
हाँ, बहुत कुछ बातें अच्छी भी है, जैसे बिना अनुमति के, बिना मान्यता के आप कॉलेज इंस्टीट्यूट खोलेगा ही नहीं। कोई झूठा दस्तावेज देगा तो उसको सजा होगी, जेल जाना पड़ेगा 100%। नहीं तो अब क्या होता था, कुछ होता ही नहीं था। किसी भी डॉक्यूमेंटेशन में कहीं कोई फ्रॉड आ गया तो 2 वर्ष के लिए उस संस्थान पर प्रतिबंध लग जाएगा पूरी तरीके से। कोई फ्रॉड करता है, मुकदमा होता है, 3 साल तक की सजा हो जाएगी। छात्र हितों की रक्षा इसमें बहुत जरूरी है, ध्यान रखना पड़ेगा बहुत अच्छी तरीके। यदि नहीं रखा जाता है तो इंस्टीट्यूट का मालिक जेल जाएगा। ये बहुत स्पेशल बात है, ऐसी बात नहीं है कि इसमें सब कमियां, मगर कुछ चीजें हैं जो इसमें अपने तरीके से काम करेगी। एक एक्ट के अंदर बात लिखी गई कि जो भी यूजीसी के संपत्ति है, कर्मचारी है, अधिकार है, वो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास चले जाएंगे, हस्तांतरित हो जाएंगे। मगर मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, इसमें जो उनका पावर है वो नहीं जाएगा, मतलब ग्रांट का पावर है वो गवर्नमेंट अपने पास ले लेगी। इसके साथ एक काम और किया इन्होंने, एक सलाहकार परिषद बनाई। अब मेरी बात सरकार का, बहुत सरकार का इंटरफेयर है, यानी एक प्रकार से आप ये समझिए अत्यधिक केंद्रीकरण हो गया, अत्यधिक केंद्रीकरण है, और राजनीतिक हस्तक्षेप जबरदस्त इसके अंदर बढ़ जाएगा, ग्रांट समाप्त हो जाएगी। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, जो भारी दंड वगैरह के प्रावधान कर रखे हैं वगैरह, उसमें जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है वो अपनी हाइट लेंगे, बढ़ेंगे, सरकारी इंस्टीट्यूट्स कम होगी, हायर एजुकेशन महंगा होगा, और विशेषज्ञता का तो बंटाधार हो जाएगा, क्योंकि फिर ये लोग ही करेंगे तय, यही तय करेंगे कि भाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कैसा होना चाहिए, एकेडमिक कैसे हो, प्रोफेशनल्स कैसे हो। तो फिर आपको पता ही है, ये तो विशेषज्ञ है ही, आईएएस तो विशेषज्ञ होता ही है, वो तो डॉक्टर को ही गाली दे देता है, पीजी किए हुए बोल देता है अच्छा, क्यों, जबकि वो है क्या। और वो जब आपका एक्रीडेशन भी वो तय करेगा, मानक वो तय करेगा, तो फिर आप कहां जा रहे हैं, जहां से आए वहीं जा रहे हैं, और कहां जा रहे हैं, जहां से आए वहीं जा रहे हैं, विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहे हैं। इस सलाहकार परिषद जो बनाई गई है, मैं आपको बता दूं, इसका अध्यक्ष जो होगा विद्यार्थियों, वो अध्यक्ष मंत्री साहब होंगे। शिक्षा मंत्री भारत सरकार जो हैं वो इसके पदेन अध्यक्ष होंगे, पदेन अध्यक्ष। और जो अध्यक्ष जो इसके परिषद के ही होंगे, शिक्षा मंत्री साहब होंगे। इसके साथ जो राज्य उच्च शिक्षा परिषदें हैं उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष, इसके प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, सदस्य बना जाएगा। इसका काम है केंद्र और राज्य के बीच उच्च शिक्षा के मानकों का समन्वय करना और उसके निर्धारण के लिए सलाह देना। ये जो सलाह देगी वो सलाह माननी होगी, उस सलाह के आधार पर ये काम करेंगे। सरकार ये चाहती है कि हायर इंस्टीट्यूट्स के अंदर उदारीकरण, नग्न उदारीकरण की कम, सरकार अधिकतम शासन की बात लागू हो, और यह काम यहां हो रहा है। अनुदान के कार्यों को अलग करने से शिक्षा मंत्री पूरे के पूरे यूजीसी से हटकर शिक्षा मंत्रालय के अधीन चलेंगे। योग्यता आधारित निर्णय जो पहले अलग अलग इंस्टीट्यूट्स करते थे वो अलग बात है। हां, गवर्नमेंट ये कह रही है, समझ ये रहे हैं या समझाया ये जा रहा है कि भाई इससे स्वायत्तता से एक बात होगी, गुणवत्ता में वृद्धि होगी। अब कैसे होगी ये यहां मेरे जैसे आदमी को कम समझ में आता है, तो सीधी सी बात है, अपन डिस्कस ही कर रहे हैं और इसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और मेरा यह मानना है कि हायर एजुकेशन की स्वायत्तता नहीं, बल्कि हायर एजुकेशन पर इससे नियंत्रण पैदा होगा। आप यूजीसी जैसी कमीशंस को, मैं नहीं कहता बदलना नहीं चाहिए भाई, 50-70 साल हो गए, आप नहीं बदलोगे क्या? एजुकेशन पॉलिसी बदली है, एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का भी स्ट्रक्चर बदलना चाहिए, बहुत कुछ चेंज होने चाहिए। मगर जो चेंज हो रहे हैं उसमें मुझे एक बात बताइए, जो व्यावसायिक परिषदें हैं वो यदि आप किसी सामान्य परिषद के अधीन कर लोगे और उसके स्टैंडर्ड सामान्य लोग तय करेंगे, मुझे एक बात बताइए, मैं पॉलिटिकल साइंस का आदमी, यदि मैं ये तय करूंगा कि भाई मेडिकल साइंस के कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर के लिए ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, कॉलेज का ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो मैं कैसे तय करूंगा? मुझे मतलब एक जनरली ये बात समझ में नहीं आई। मैं मेडिकल की बात नहीं कर, और भी है, बीसीआई, नर्सिंग वगैरह, वेटेनरी, बहुत सारे आपको पता है 14 से ऊपर ऐसे इंस्टीट्यूट है, एनसीटी, ये तो आप
जानते हैं अच्छी तरीके, सब अलग अलग स्टैंडर्ड तय करते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, सब एक करेगा। और सबसे बड़ा सवाल, बार बार मैं कह रहा हूं, उच्च शिक्षा से जुड़े हुए लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। अपनी सलाह 2018 से, आज कम टाइम नहीं हुआ, 7-8 साल हो गए इस पर बात चलती, मगर किसी ने भी इस पर बात नहीं की। मुझे बहुत मतलब, मैं जब बात करते हैं तो ये सोचते हैं, तो कहते हैं साहब ऐसा सिस्टम था, अब ऐसा हुआ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर हमने, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, इस पर हमने बहुत अच्छे से 2019 में बहुत अच्छे से बात की, कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं, मगर इस पर कोई बात नहीं कर रहा। क्यों? इससे ये लगता है कुछ लोगों का मामला है, कुछ लोगों तक सीमित रहे। बात यह है, अब ये कह रहे हैं ये स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करेगा, एक वैधानिक निकाय होगा, नियामक संस्था होगी। मुझे बताओ, ये वैसी होगी जैसी कैब है, सीएबी जो संस्था है, केंद्रीय उच्च शिक्षा सलाहकार बोर्ड, वैसा ही तो और कैसा होगा? और वो क्या है आपको पता नहीं है? कॉलेजेस को आपने कह दिया, यूनिवर्सिटीज को, कि भाई न्यू पाठ्यक्रम अपने हिसाब से स्वयं पाठ्यक्रम तय करो, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा हो, पाठ्यक्रम की फीस आप तय करिए, विदेशी फैकल्टी को लगाने की छूट हो जाएगी। तो इससे सामान्य, आप, मैं एक बात बताऊं कि भाई अंडाड़े हमारे बड़े लोग उद्योगपति हैं, वो अपने इंस्टीट्यूट्स में अपनी ये गुणवत्ता का काम कर सकते हैं। बड़े पैसे वाले लोग वहां जाएंगे बेशक, क्योंकि महंगी होगी तो जाएंगे, मगर एक गरीब आदमी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर आकर ये सोचता है कि यहां मुझे वो एजुकेशन मिले, तो वो गवर्नमेंट तो फिर अपने तो ऊपर से जो कुछ चीजें हैं वो तो अपने आप में ले ली। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, आप सब समझदार हैं और बहुत अच्छी तरीके से, मेरे ख्याल से प्रत्येक हमारा काम है एक एजुकेशन से जुड़े हुए आदमी का, कि हम इस पर हमें सोचना चाहिए। और मैंने ये जो फैक्ट्स की कुछ बात करता हूं, ये इसलिए करता हूं विद्यार्थियों की, एक विद्यार्थी के काम आए, क्योंकि मैं विद्यार्थी को ही संबोधित करके बात करता हूं। बाकी देखो, मेरे कोई ज्यादा पंचायती का शौक नहीं है, ठीक है, मुझे मेरे दिल में लगता है ठेस कभी कलेजे में, मैं बोल देता हूं। आपको पता है मैं ऐसी बातें बोलना, मुझे खुद को बुरा लगता है, कई बार मुझे खुद को लगता है कि फिर कहता हूं तू भी वही है इस भीड़ में, पर ठीक है। बाकी बातें आप सब समझ गए, कहने की जरूरत है नहीं। कैसे ये कमीशन काम करेगा और इसमें यूजीसी पर क्या, जो पहले का सिस्टम था उसमें सुधार किया जाता तो और ज्यादा बेहतर होता। आपने उसके सिस्टम के जगह पर दूसरा सिस्टम ला रहे हैं, और उस सिस्टम में यदि पॉलिटिकल इंटरफेयर ज्यादा है तो स्वायत्ता की बातें करना और बाकी बातें करना ज्यादा ठीक लगती नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकल स्टैंड अलग बात होती है, और जब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ताकत पास में हो राजनीतिक, तो बाकी ताकत मायने रखती नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में वोट की ताकत बड़ी होती है। उसमें लोग जरूर गालियां सरकारी कर्मचारी को देते हैं, मगर हर कोई अपने बेटों को सरकारी कर्मचारी बनाना चाहता है। ये विरोधाभास आपको हर जगह देखने को मिलता है। मैं तो लास्ट जाते जाते यही कहूंगा कि टूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे हैं, टूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे हैं, मक्तल में पड़ा अपना अलम देख रहे हैं। मक्तल कहते हैं मृत्यु का स्थान या शहादत का स्थान, और अलम कहते हैं झंडे को। मक्तल में पड़ा अपना अलम देख रहे हैं, ताकत का नशा अकल पर हावी है तुम्हारी, तुम देख ना पाओगे जो हम देख रहे हैं। इस जलते हुए शहर को छोड़ा नहीं हमने, हैरत से हमें अहले सितम देख रहे हैं। खामोश हैं पर भीड़ में मौजूद हैं हम भी, और जिल्ले इलाही के करम देख रहे हैं, जिल्ले इलाही के करम देख रहे हैं। धन्यवाद। मस्त रहो, खुश रहो, और जरूर अपनी बात को कहते रहो, क्योंकि जिंदा दिली के लिए ये जरूरी है कि आप कभी कभी दिल की बात बोल दिया करो, सच बोल दिया करो, क्योंकि झूठ अपने आप में दुनिया के चक्कर बहुत लगा रहा है, और आप उसी में फंसे नहीं रहें। हाइपर रियलिटी से रियलिटी ग्राउंड पर उतरें तो हम बेहतर कर पाएंगे। थैंक्स।